आज हम लोगों को पढ़ना कम है, क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे तो फिर हम लोग को इतना क्लियर हो जाएगा कि हम लोग की पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में चल भी रही है कि बस केवल ज्ञान पे ज्ञान लिए जा रहे हैं। ठीक है, कल मैं क्वेश्चंस देख रहा था, पर खूब देर मैंने क्वेश्चन देखा, 2-2.5 घंटे खूब टाइम दिया उसको। तो उस टाइम देने से ये पता चला कि जितना मैंने पढ़ाया है खाली उतने से ही अब तक के 30 क्वेश्चंस पूरे अनसॉल्व से आप करने लायक हो चुके हो। 30 क्वेश्चंस केवल 3 क्लास से, और अभी ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि जो भी 381 क्वेश्चंस हमको अनसॉल्व में हमारा टारगेट है, उन 381 से आप आराम से 360 370 तक क्वेश्चंस तो जरूर कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक अगला स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोसाइड। एक बार फाइनली और बता दीजिए, प्रॉपरली ऑर्डर है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ा जाए। विवेक जी कल नहीं आए थे, विवेक जी ने पता नहीं वीडियो देखी कि नहीं पूरी कल वाली। किसी को प्रीवियस क्लास से कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, लग रहा है डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा सा टाइम और दे रहे, टाइप कर लीजिए अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट हो कल की क्लास में तो तुरंत पूछे, और पढ़ते समय भी अगर कुछ डाउट रहा करे तो आप मैसेज भी कर सकते हो, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए, फिर मैं दूसरी क्लास में वही डाउट ले लूंगा। जैसे कल आस्था कुछ फास्फोरिक एसिड के चार्ज पे कंफ्यूज हो रही थी, तो इस तरह से अगर कोई डाउट रहा करे तो वो बता दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाफ देखी है तो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मेजर जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो हाफ में डिस्कस हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। तो ठीक, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि राइबोस क्या होता है, या पेंटोस कौन कौन से पेंटोस थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम लोगों ने पेंटोस के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, और हम लोगों ने देखते हैं, टाइम पे नहीं आते बच्चे तब समस्या होती है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पेंटोस के बारे में पढ़ा। पेंटोस के बाद में पेंटोस हम लोगों ने पढ़ लिया, 3 तरह के पेंटोस थे। पेंटोस 3 तरह के थे, कौन कौन से थे। एक था आपका राइबोस, 5 कार्बन वाला राइबोस, और यहाँ पे ओस्टवार्ड की जो डेफिनेशन थी वो फॉलो होती थी। दूसरा हो रहा आपका डीऑक्सीराइबोस, जहाँ से एक ऑक्सीजन चली गई थी सेकंड पोजीशन से। और तीसरा था डाई में क्या कर रहे थे हम लोग, 2 ऑक्सीजन को हटा दे रहे थे। एक हट रहा था दूसरे वाले से, और दूसरा वाला कहाँ से हट रहा था, तीसरे प्राइम से भी ऑक्सीजन हट जा रही थी। इसमें केवल दूसरे प्राइम से ऑक्सीजन हटती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस के बारे में खूब अच्छे से समझा। और फास्फोरिक एसिड के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने कि फास्फोरिक एसिड क्या करता, सबके अंदर कुछ कुछ यूनिक प्रॉपर्टी थी। जैसे कि पेंटोज और फास्फोरिक एसिड जो थे वो कैसे थे, वो हाइड्रोफिलिक थे। और हाइड्रोफिलिक होने के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, एक तरह से बैकबोन बना रहे। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना। हल्के फुल्के डीबीटी लेवल का एग्जाम अभी दिखाएंगे, डीबीटी में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। हल्के फुल्के क्वेश्चन आ जाएंगे, पूछेगा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, बताओ बैकबोन कौन बना रहा है। इतना आसान सा क्वेश्चन। तो बैकबोन कौन बना रहा है, पेंटोज और फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस हेलिक्स के अंदर पाया जा रहा है, जो हाइड्रोफोबिक है, जो क्या है, जिसको डर लगता है पानी से, हाइड्रोफोबिक है। तो नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोफोबिक था। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम लोग आगे जानेंगे कि इनका आपस में कैसे ये जुड़ते हैं, है ना, कैसे ये जोड़े जाते हैं, ये हम लोग को अब हमको समझना है। कैसे आपस में जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। तो हम लोगों को मेन न्यूक्लियोटाइड तक ही समझना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ये तो पहले ही पढ़ लिया था हम लोगों ने, ना। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल, वो सब पढ़ लिया। अब देखो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है ये। डीऑक्सीराइबोज को, ये डीऑक्सीराइबोज हमने बना दिया और इस पे ला करके जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस को, नाइट्रोजनस बेस H ठीक है। इस पे हम लोगों ने ला करके जोड़ दिया क्या, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ गया। ये जो बना है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, इस बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बोलने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड। You can say that when a deoxyribose or ribose get associate with nitrogenous base, then nucleoside form। मतलब नाइट्रोजनस बेस क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस हुआ, नाइट्रोजनस बेस हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस जब मिल गया तो न्यूक्लियोसाइड बना। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पहले से सब चीजें तो बेसिक लेवल की आपको पता होगा। बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा डी नहीं बोलना, एन। अच्छा, डी भी बोल सकते हो क्योंकि ये अबव द प्लेन है ना। और चूंकि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डायरेक्ट किसके साथ बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लिखा जाता है। ध्यान रखना, डी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि बॉन्ड अबव द प्लेन बन रहा है। बहुत सारा चीजें तो हम लोग अभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां सीखेंगे, है ना। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। और चीज हम लोग को पता थी, क्या पता था कि ये जो बॉन्ड बनता है उसमें राइबोस का पहला कार्बन और नाइट्रोजनस बेस का जो होगा वो डिपेंड करता है कि प्यूरिन जुड़ रहा है या पिरिमिडीन जुड़ रहा है। अगर प्यूरिन जुड़ रहा है तो 9th कार्बन, और अगर पिरिमिडीन जुड़ रहा है तो कौन सा जुड़ रहा है, पहला कार्बन, सॉरी 9th जुड़ रहा है तो प्यूरिन जुड़ रहा है तो 9th नाइट्रोजन प्यूरिन के केस में, और पिरिमिडीन जुड़ रहा है तो फर्स्ट नाइट्रोजन पिरिमिडीन के केस में। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। इतना ही लिखा हुआ है कि बीटा ग्लाइकोसिड C1 ऑफ शुगर एंड N1 ऑफ पिरिमिडीन और N9 ऑफ प्यूरिन। इतनी बात समझ में आ रही है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं एडिनोसिन और ग्वानोसिन। इनको जरा ध्यान रख लेना। देखो, जो पिरिमिडीन होता है उसमें इडीन लगा होता है, इडीन। तो इडीन जो होते हैं वो पिरिमिडीन वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक्चुअली में कंफ्यूज ये कर देते हैं, लोगों को लगने लगता है कि ये न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है ना। ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, साइटिडीन, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो इडीन लगा हुआ है तो इडीन वाले जो है वो सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पर बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो रोटेट कर सकता है, और अगर रोटेट कर जाएगा, अगर ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रोटेट करेगा तो क्या होगा, जरा देखते हैं हम लोग। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रोटेट कर जाएगा तो क्या, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस क्या करने वाला है, ये नाइट्रोजनस बेस रोटेट करेगा बाय द रोटेशन ऑफ बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन से ये रोटेट हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है केवल ये रोटेट होगा, ठीक है।
तो रोटेट होकर के या तो ये अंदर की तरफ, मान लिया कि ये है, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड बना लिया, ये अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये अंदर की तरफ होगा, और अगर इसी को हम रोटेट करेंगे तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ, है ना। तो ये क्या कहानी चल रही है यहाँ पे? सिंपल कहानी ये चल रही है कि जो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो रोटेट करेगा, रोटेट होने से नाइट्रोजनस बेस भी रोटेट करेगा, और रोटेट होकर के दो तरह के कन्फर्मेशन लेकर के आएगा। पहला कन्फर्मेशन है सिन कन्फर्मेशन, और दूसरा कन्फर्मेशन है एंटी कन्फर्मेशन। सिन कन्फर्मेशन का मतलब होता है, सिन आप लोग जीवन भर से पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, सिन का मतलब होता है साथ साथ, किसी चीज का साथ आ जाना, सिन, है ना, सिन। तो सिन में क्या होगा, यहाँ पर साथ आ जाएगा। कौन साथ आ जाएगा? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और कौन साथ आने वाला है? डीऑक्सीराइबोस साथ आने वाला है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं सिन कन्फर्मेशन। दूसरी बात क्या आने वाली है? दूसरी बात आने वाली है यहाँ पर एंटी कन्फर्मेशन। एंटी में क्या होगा? यही दूर चला जाएगा। अब पूरी बात का मतलब क्या हुआ कि मान लिया कि ये डीऑक्सीराइबोज है, और यहाँ पर सिन और एंटी दो तरह के कन्फर्मेशन बनने वाले हैं। सिन और एंटी दो तरह के कन्फर्मेशन बनेंगे। देखते हैं कौन कौन से वो दो तरह के कन्फर्मेशन बनेंगे। ये दो तरह के कन्फर्मेशन बनेंगे। एक समझ ले रहे, नाइट्रोजनस बेस इधर लगा हुआ है, और दूसरे केस में नाइट्रोजनस बेस जस्ट इसके अपोजिट लगा हुआ है। इट कैन रोटेट, इट इज द बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच कैन सिंपली रोटेट, है ना, जो क्या करेगा? सिंपली रोटेट करेगा। ठीक है, जो सिंपली क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, अब रोटेट करने से क्या होगा? देखो जरा, रोटेट करने से यहाँ पर क्या होने वाला है? जब भी ये रोटेट करेगा, जब भी ये रोटेट करेगा तो होगा क्या? अब देखो, ये बना किससे है? ये बना है बहुत सारे एटम से। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। एटम्स के पास क्या होता है? एटम्स के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम्स के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बनाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। ये सब वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। क्या बनाएंगे ये लोग? ये सब मिल करके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। ऐसे ये भी एटम, जो ये जो नीचे आपको दिख रहा है डीऑक्सीराइबोस, ये भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा, बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा, और एटम्स के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में करेगा रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है? आपस में करता है रिपल्सन। अब अगर रिपल्सन करेगा और रिपल्सन को कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, दूरी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। दूरी को क्या करना रहेगा? यहाँ पर मैक्सिमम करना रहेगा हम लोगों को। तो दूरी को मैक्सिमम करने के लिए इसका कन्फर्मेशन ऐसा ना हो करके इसको जस्ट टिल्ट कर दिया जाता है। सिन ना हो करके ये क्या हो जाता है? एंटी हो जाता है। सिन ना हो करके ये एंटी हो जाएगा। तो एंटी हो जाएगा, अब ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप खुद ही समझो कि ज्यादा चीजें कौन एग्जिस्ट करती हैं। ज्यादा ज्यादा चीजें कौन सी एग्जिस्ट करती? तो आपका आंसर रहने वाला है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा जा करके एग्जिस्ट करेगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा जा करके एग्जिस्ट करेगा। जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतना कम स्टेबल करेगा। और हर इंसान दुनिया में, हर कोई यही चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादातर एग्जिस्ट कर जाऊं, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए एग्जिस्ट करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो पाऊं। ऐसे ही ये केमिकल्स भी हैं, वो भी यही चाह रहे हैं, वो भी यही चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी यही चाह रहे हैं। तो हुआ क्या? अब हम लोग को पूरी बात से इतना कंक्लूजन निकला कि जो एंटी कन्फर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होने से क्या हुआ कि उसकी एग्जिस्टेंस भी ज्यादा हो पा रही है। सिन कन्फर्मेशन जो है वो कम स्टेबल है, और सिन कन्फर्मेशन कम होने से वो कम स्टेबल होगा। देखो सिन और एंटी, इसमें आपको एक फोटो दिख गई, ऐसी एक फोटो आपको अभी और दिखा दे रहा हूं, सिन और एंटी की फोटो। इसमें
सिन एंटी, ये क्या है, ये दोनों आपके पिरिमिडीन है, सॉरी प्यूरिन है। और ऐसे ही आपको सिन और एंटी का कंफर्मेशन आपको दिखेगा प्यूरिन में। रोटेट होने से हमें दो तरह के स्पेशियल अरेंजमेंट देखने को मिले। इस तरह को बोलते हैं, हमको इसको क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल नहीं, स्पेशल नहीं, स्पेशियल अरेंजमेंट, है ना। क्या देखने को मिल रहा है, दो तरह के स्पेशियल अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। इस स्पेशियल अरेंजमेंट को हम लोगों ने नाम दिया साथ साथ वाले को सिन और अपोजिट वाले को एंटी। एंटी जो होता है वो ज्यादा प्रमोट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो पाएगी, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो अकरेंस ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई। तो सिन एंटी इसमें देखने को हमें मिला, ऐसे ही सिन एंटी हम लोग चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए साइटिडीन का मैंने दिखाया, ये इसका सिन कन्फर्मेशन है और ये इसका एंटी कन्फर्मेशन है। तो ओवरऑल इन पूरी बात से हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर सिन की अकरेंस हमेशा ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू एंटी। अब क्या बताया जा रहा है जरा नोट्स में देख लेते हैं। जब क्राउडिंग कम तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल ज्यादा होगा तो अकरेंस ज्यादा होगी। जैसे कि हम लोग को बी डीएनए में देखने को ज्यादा, बी डीएनए में जो भी देखने को मिलता है वो सबका सब क्या रहता है, एंटी कन्फर्मेशन में रहता है। सिन कन्फर्मेशन में जस्ट इसके अपोजिट होने वाला है, जस्ट अपोजिट होने वाला है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, हमको अभी याद आया, कुछ पॉइंट रह गए हैं। आप लोग अगर कॉपी पेन रखे हुए तो नोट कर लेंगे, या तो मैं अभी जब नोट्स बनाऊंगा उसमें एडिट करूंगा। अभी देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है एक बात ये रखना कि जो पिरिमिडीन होते हैं वो केवल और केवल एंटी कन्फर्मेशन ही शो करते हैं, या जो पिरिमिडीन हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, केवल एंटी कन्फर्मेशन शो करते हैं। तो एंटी कन्फर्मेशन ये भी बी डीएनए जेड डीएनए जब पढ़ेंगे कई सारे डीएनए में डिफरेंस तो याद रखना होगा आपको। पिरिमिडीन जो होते हैं वो केवल और केवल और केवल और केवल एंटी कन्फर्मेशन शो करते हैं। पिरिमिडीन जो है केवल, पिरिमिडीन जो है वो केवल एंटी कन्फर्मेशन ही शो करेगा, जबकि प्यूरिन जो है वो क्या करता है, सिन और एंटी शो कर देता है, बट इसमें भी एंटी की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी। सिन और एंटी दोनों शो कर सकता है ना। दूसरी चीज बात आ रही है कि एंटी इज मोस्ट कॉमन, एंटी मोस्ट कॉमन है, बी डीएनए में पाया जाता है, जबकि सिन जो है वो लीस्ट कॉमन है। और वो कब पाया जाता है, जिगजैग वाले डीएनए में। हम जिगजैग वो मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं 30 नैनोमीटर, एक जिगजैग डीएनए भी पाया जाता है जिसको जिगजैग के नाम पे जेड डीएनए भी बोलते हैं। क्या पता चला, पिरिमिडीन में केवल एंटी कन्फर्मेशन, प्यूरिन में सिन और एंटी दोनों मिल सकता है ना। सिन जो है, एंटी जो है वो मोस्ट अकरिंग है, बी डीएनए में पाया जाता है, जबकि सिन सिन जेड डीएनए में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जेड डीएनए में देखने को मिल जाता है। ये एक बात रह गई थी बताना। और एक बात और ध्यान रखना कि सिन कन्फर्मेशन जो जेड डीएनए में मिलता भी है और वो कौन बनाता है, वो केवल और केवल ग्वानिन दिखाता है, केवल और केवल ग्वानिन दिखाता है। तो अगर इस पूरी बात को हम लोग कंक्लूड करें तो क्या पता चला कि पिरिमिडीन हमेशा हमेशा एंटी कन्फर्मेशन दिखाएगा और प्यूरिन क्या करेगा, एंटी और सिन दोनों दिखा सकता है। प्यूरिन में भी कौन, प्यूरिन में भी कौन, ग्वानिन। और कहां पे दिखाएगा, बी डीएनए में नहीं दिखाएगा। जो रेयर पाया जा रहा है, जो स्पेशल डीएनए चल रहा है यहाँ पर, जेड डीएनए जो जिगजैग डीएनए चल रहा है, केवल उसमें पाया जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। ये जो लास्ट की बात बताइए वो याद रखने वाली बात है आपकी, कि कहां पे क्या पाया जाएगा। सबको बात आ गई समझ में? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो भाई बता दे। ठीक है, जेड डीएनए में ग्वानिन होगा, और ग्वानिन हमेशा ग्वानिन होगा, वही जाकर के सिन कन्फर्मेशन दिखला पाएगा। ठीक है, तो सिन कन्फर्मेशन दिखाने के लिए जो परमिबिलिटी, जो परमिट दिया गया है वो ग्वानिन को दिया गया, वो भी जेड फॉर्म में। ठीक है दिव्यांशु, वाई समझेंगे जब अभी टोपोलॉजी समझेंगे, अभी टोपोलॉजी नहीं समझे ना, अभी बायोकेमिस्ट्री समझ रहे हैं।
ठीक है, अभी हम लोग, हाँ ये रेयर कंडीशन है मैम, ये रेयर कंडीशन है। देखो, कोई जनरली दुनिया में तो सब पाए जा रहे हैं, हर कोई, हम लोग केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से लेकर के चलेंगे, हर आदमी स्टेबिलिटी की तरफ ही भाग रहा है, कह रहा है यार स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्यों स्टेबल, से पूछो स्टेबल हो जाए तो क्यों स्टेबल हो जाए, बोलेंगे स्टेबल इसलिए हो जाए, वो भले ना बोल पाए, लेकिन मतलब यही कि स्टेबल ज्यादा हो जाएंगे अगर हम, तो हमारी एग्जिस्टेंस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई तो हम इलाज करा पाएंगे, बच जाएंगे, कहीं घूमने जाना है मन को खुश रख पाएंगे। तो हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ना चाह रहा है, वो चाहे एक इंसान हो, वो चाहे कोई एक केमिकल हो। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही एग्जिस्ट करेगा। अभी कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, जो कम स्टेबल था वो एक्सपायर कर गए, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक था वो एक्सपायर कर गए, या जिनका इम्यून सिस्टम कोरोना के स्पेसिफिक वीक था वो एक्सपायर कर गए। हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम किसी और चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, किसी और एंटीजन के लिए, बट वो कोरोना के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा वीक था तो एक्सपायर कर गए। तो ओवरऑल क्या पता चला कि जो ज्यादा स्टेबल वही की एग्जिस्टेंस पाई जाएगी, ये नियम है प्रकृति का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा, और आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की। ठीक है, अगला क्या हो रहा है, अब न्यूक्लियोसाइड तो बन ही गए हैं, न्यूक्लियोसाइड में केवल दो ही इन्वॉल्व हो रहे थे, कौन कौन सा, नाइट्रोजनस बेस और डिऑक्सीराइबोस। अब नाइट्रोजनस बेस और डिऑक्सीराइबोस के बाद क्या होने वाला है, नाइट्रोजनस बेस और डिऑक्सीराइबोस के बाद कौन आने वाला है भाई, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस। अब क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी आकर के ऐड होगा। फॉस्फेट ग्रुप के दो हाथ हैं, एक हाथ को बोलते हैं 3' और दूसरे हाथ को बोलते हैं 5'। ठीक है, एक हाथ 3', दूसरे हाथ 5'। एक तरफ से एक न्यूक्लियोसाइड को पकड़ता है, दूसरे हाथ से दूसरे न्यूक्लियोसाइड को पकड़ता है। जब ये, आप अपने हाथ को इमेजिन करो, अब मेरे इस कैमरे में दोनों हाथ आ नहीं पाएंगे, जब ये दोनों हाथ से न्यूक्लियोसाइड को पकड़ लेता है तो ये दो न्यूक्लियोटाइड को खुद से बांध देता है, बोल सकते हैं। जब दोनों न्यूक्लियोसाइड को पकड़ लिया और फास्फेट जुड़ गया, तो अब न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइड ना कहकर न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो पकड़ के जो बॉन्ड बना, दोनों न्यूक्लियोसाइड को पकड़ने के बाद जो बॉन्ड बना, हम लोग उस बॉन्ड को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो डाइडिऑक्सी वाले केस में क्या कर रहे थे, दो हाथ थे, एक 5' था, एक 3' हाथ, हमने बोला डाइडिऑक्सी में 3' वाला हाथ काट दिए। तो भाई जब एक ही हाथ आपके पास बच रहा होगा तो आप केवल एक को पकड़ पाओगे, दूसरी तरफ से आप पकड़ ही नहीं पाओगे, तो आप एक चेन को इलोंगेट नहीं कर पाओगे, है ना। छोटे पे एक हाथ, छोटे पे बच्चे क्या करते थे हम लोग, कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लंबी सी चेन बना लेते थे। अब मान लो, इमेजिन करो उसमें कोई एक बच्चा हो जिसके केवल एक ही हाथ हो, तो अगर उसके केवल एक हाथ होगा तो वो चेन वहीं पे ब्रेक कर जाएगी, है ना। तो ये डाइडिऑक्सी वाले कॉन्सेप्ट में हमने समझा था, और इसी चीज का ध्यान लगाया किसने, सेंगर ने, और उन्होंने एक सीक्वेंसिंग का तरीका बनाया, सेंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, फिर से आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड की, अगर हम लोग बात करते हैं तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें फास्फेट ग्रुप आकर के ऐड हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप आकर के ऐड होने वाला है। तो ये नाइट्रोजनस बेस को हम लोग चाहे तो ये सब हटा देते हैं पहले, फास्फेट ग्रुप आकर के ऐड होगा। तो फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, इधर से तो नाइट्रोजनस बेस है ही है, इधर से क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है, ये समझ में आना चाहिए कि एंटी कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल क्यों है ना। ये आप लोग अगर नहीं समझ पाए तो फिर से पूछ लेना। अब फास्फेट ग्रुप आ जाएगा, फास्फेट के पास वही कहानी है। आस्था कल इसमें कंफ्यूज थी, मैसेज करी थी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लो। फास्फेट के पास 3 OH ग्रुप हो रहा है, इसको हम लोग फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ज्यादा केमिस्ट्री बता देंगे तो और दिक्कत है, चलो आज थोड़ी केमिस्ट्री बता देते हैं। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री पता होना चाहिए, कभी आपको समय मिलेगा तो धीरे धीरे एटॉमिक नंबर 30 तक याद रखना, अभी काम आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो देखो अब ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, जिसको जहां पे कंफ्यूजन है बोल देना। ठीक है, ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड है। एक बॉन्ड बनाने में ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री आने वाली है, जो आप लोग को पता होना चाहिए। किसी भी तरह का बॉन्ड हो, वो चाहे कोवैलेंट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड हो,
है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं एक बॉन्ड बनाने में। अकेले से आप बॉन्ड नहीं बना सकते हो कि हमारी खुद से ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये सब खाली स्टेटस लगाने में मजा आता है, होता कुछ नहीं है सब। ठीक है, खुद से कोई किसी की कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। बहुत ध्यान लगाना है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो अच्छा, डेटिव बॉन्ड होते हैं जो ट्रिपलेट होते हैं वो अलग चीज है, मैं 2 बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक किया मैंने क्या किया है, ये वाला बॉन्ड ला करके ब्रेक कर दिया, तो ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी जवाब देना आप लोग को। ऑक्सीजन के पास ऐसा स्टार वाला इलेक्ट्रॉन था ना, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी से जवाब दो। ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन पे मैम बता रही है माइनस चार्ज। कोई और कुछ बताएगा? मैं फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके एक बॉन्ड बना रहे हैं खूबसूरत सा। अब बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, मैम के अकॉर्डिंग है कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। कोई और बताना चाहेगा कि मैं आगे बताऊं? केमिस्ट्री आ ही नहीं रही, कह रहे सर केमिस्ट्री आ रही होती तो हम काहे बायोलॉजी ले रही होते। कोई बात नहीं, देखो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया तो कोई चार्ज नहीं आया भाई। आपका 2 रुपया रोड पे गिरा हुआ, आपका 2 रुपया गिर गया तो आपने उठा के अपनी जेब में रख लिया, आपको कितने रुपए का फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आपका रुपया मैंने आपको वापस कर दिया, कितने रुपए का फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो फिर क्या होने वाला है, इसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हाइड्रोजन का लिया, ये स्टार जो हमने ऐसे डॉट बनाया था सॉलिड डॉट, वो हाइड्रोजन का था। अब आएगा मैम चार्ज इसके ऊपर माइनस चार्ज। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। कभी भी नहीं भूलना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां पे माइनस चार्ज क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन को आप मान लो आज से इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू भूत। मैं जहां भी पढ़ाता हूँ ये वाली ट्रिक जरूर बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन है भूत, चुड़ैल, पिशाच, जो मन हो वो मान लो, जिससे भी डर लगता हो। ठीक है, ये जहां जाएगा, अगर अब जाओ जिस कमरे में बैठे हुए हो सकता है अकेले पढ़ रहे हो, अब एकदम से कमरे में भूत आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? पॉजिटिविटी आएगी कि निगेटिविटी? अगर आप एक सच्चे इंसान ही हो तो आपके कमरे में निगेटिविटी आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जहां से जाता है। मान लिया आपके कमरे से निकल के पड़ोसी के कमरे में चला गया, तो अब उसके यहाँ निगेटिविटी और आप राहत की सांस लोगे, आपके यहाँ पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला है किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मैं बॉन्ड ब्रेक कर दे रहा हूँ। ये देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये देखिए बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आया प्लस चार्ज। कल बहुत समस्या थी आस्था जी को, इसलिए आज हम इसको और अच्छे समझा दे रहे हैं, और ये पता होना चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग वाला सबको। ठीक है, H पे आया प्लस चार्ज, ये एसिडिक करेक्टर ही है इसका, H प्लस इसने दे दिया, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है फ्लोरीन। पता होना चाहिए आपको, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है, और उसके बाद सेकंड प्राइस जाता है ऑक्सीजन को। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाने की क्षमता केवल और केवल फ्लोरीन के पास है। जैसे हम लोग कभी कंपाउंड जीवन में पढ़ते होंगे OF2। ठीक है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच पाने की क्षमता केवल फ्लोरीन के पास है। इसके बाद और कोई भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, खींच लिया। कार्बन वाला अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, तो कौन सा चार्ज आया, अब बताओ जल्दी से। ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, कौन सा चार्ज आया? अरे अब तो सब लोग बताओ, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, कौन सा चार्ज आया? ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था एक ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, नो चार्ज। इतनी देर लग रही है, बोलो। जीरो भी लिख दो, नो चार्ज लिख सकते हो, जीरो चार्ज रहेगा, जीरो लिख के भेज सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रही, कोई चार्ज नहीं। ठीक है,
अब इसने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, अब इसने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। चलिए भाई इनको अब ले आते थोड़ा किनारे। चलिए बॉस आपका काम हो चुका है, आप इधर आइए, ये आ गए किनारे। चल भाई इधर निकल जा, अरे सॉरी, फिर से देखते हैं इनको, अब ठीक है। ये OH जो है आ गया इधर किनारे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के घर से भूत भाग गया है, तो कार्बन के घर में खुशियां ही खुशियां हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्रॉस वाला और एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला, बस खत्म, है ना। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा, कार्बन के पास चलाएगा, ठीक है। तो कार्बन के पास आ गया, तो इसको हम यहाँ से हटाने जा रहे हैं, इसको यहाँ से हटाने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो इस कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, कार्बन के ऊपर, सर कार्बन के ऊपर जो चार्ज है इसके ऊपर माइनस चार्ज है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। माइनस और प्लस कैंसिल आउट, जीवन भर पढ़ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं फास्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। इधर क्या कहानी चल रही है, H प्लस और OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया, HHO H2O। क्या सबको वाली बात समझ में आ गई, बोलो भैया, सबको वाली बात समझ में आ गई, विवेक जी को समझ में आ गई। ये बात बहुत जगह पे काम आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा आज बता ही देते हैं। मनाल मैम बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, फिर से मैं पूरी बात 20 मिनट तक बता सकता हूँ, ठीक है, सबको आ रही बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये लिख के बताओ, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड का क्या नाम है, जल्दी से सब लोग बताओ, और सब लोग बताएंगे, बोल भी सकते हैं, जो टाइप नहीं कर पा रहे, हो सकता है कोई कुछ काम भी कर रहा हो तो बोल सकता है, लेकिन बोले जल्दी से। जो येलो कलर का बॉन्ड बनाया उस बॉन्ड का क्या नाम है, विवेक जी कह रहे फास्फो ईस्टर बॉन्ड। विवेक जी तुरंत आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, दीप्ति मैम कह रही है फास्फो ईस्टर, ठीक है। किसी को ये डाइस्टर तो नहीं लग रहा है, अगर किसी को अभी मन में डाइस्टर बना हुआ है या ये लगभग डाइस्टर टाइप कर चुका था, तो वो तुरंत ही उसको डिलीट करके फास्फो ईस्टर कह दे और मैं तारीफ कर दूं उसकी, ठीक है। वो फास्फो ईस्टर बॉन्ड है, इट इज नॉट डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे जब ये दोनों तरफ से, मतलब ये जब फास्फेट ऊपर जाके किसी 3 वाले से भी जुड़ जाएगा, देन इट इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या जान रहे थे, फिर से आ जाते न्यूक्लियोटाइड पे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस, सुगर और फास्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा हम लोग चाहे तो न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड पे, न्यूक्लियोसाइड प्लस प्लस फॉस्फेट, तो ये भी तो हम लोग इसको भी तो न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे, बात तो एक ही है। न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली में है क्या, न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली में है क्या, वो भी तो क्या है, राइबोज है, और या डीऑक्सीराइबोज है, और क्या नाइट्रोजनस बेस है, तो बात वही हो गई। 1 फॉस्फेट 2 सुगर्स, है ना, 1 फॉस्फेट 2 सुगर, 5 प्राइम और 3 प्राइम ऑफ न्यूक्लियोसाइड मिल करके क्या बनाएंगे, फास्फोडाइस्टर, तो कल ही बता दिया था। न्यूक्लिक एसिड बैकबोन फॉर्म बाय द फॉस्फेट एंड सुगर, जो कि हाइड्रोफिलिक होने वाली है। न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन किससे बनती है, फॉस्फेट और सुगर से बनती है, जो कि क्या होने वाली है, हाइड्रोफिलिक होने वाली है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि ये हाइड्रोफिलिक होगा और अगला क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। चलिए देखो बहुत थोड़ा सा पढ़ाना है, बहुत आराम से, 4 ग्राफ रूल पढ़ाएंगे, बस बात करते हैं, फिर खूब सारे क्वेश्चन है करने के लिए। ये देखिए सब लोग अनसॉल्व मंगा ले, कुछ समय के बाद मैं अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर भेज दिया करूंगा, जिनके पास ये क्वेश्चन होंगे, या ग्रुप में फोटो खींच करके भी क्वेश्चन भेजना शुरू करूंगा, आपसे पढ़वा के रहूंगा मैं। जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो सिर्फ JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है अभी, है ना। कुछ लोग घर में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में भी जाते हैं, कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, जिनको
CSIR JRF निकाला, मतलब निकालना तो सबको ही है, लेकिन जो पूरी तरह से पढ़ ही रहे, जैसे आस्था मैम है, उनका कहना है कि इस बार JRF हमें फोड़ देना है रख के, सप्तऋषि है वो, तो इनको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 2-2.5 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो 5 दिन ही पढ़ाऊंगा ना। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, इस सैटरडे को छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी मैं फ्राइडे को बताऊंगा, वैसे नहीं रहेगी। इसके अलावा सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो मैं तो 5 दिन पढ़ाऊंगा, आपको पर डे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तब JRF निकलेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है ना। लोग कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो रटने की चीज है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, जिसने तीनों क्लासेस कर ली और या चौथी क्लास भी कर ली, खुद सोचिए कि कितना रटने वाला आपको मिला अभी तक। इसी चीज को रटाया जा रहा है, पता नहीं क्यों रटाया जा रहा है। अब कोई इस तरह से बॉन्ड बनाने की तरीका ही नहीं बताएगा तो रटाना पड़ेगा ना। उसके लिए केमिस्ट्री भी आना चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को भूत कहने की क्षमता भी होनी चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे ठीक है, क्या बात करेंगे, चारगाफ रूल की बात करेंगे। चारगाफ रूल क्या है? चारगाफ ने बोला कि चारगाफ ने ध्यान दिया कि जो DNA होता है या जो RNA होता है, उसमें हमेशा जो पेयरिंग होती है वहां पर वो प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन ही लगता है। ऐसा है क्या? खुद से सोचो क्या रहेगा। प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन रहेगा, मतलब जितना प्यूरीन, अगर प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन रहेगा तो जितना भी प्यूरीन होगा दैट इज उतना ही पिरिमिडीन होगा। अगर प्यूरीन के सामने हमेशा, बहुत बड़ा काम नहीं है ये तो आप लोग को पहले से आता होगा, प्यूरीन के सामने हमेशा, चारगाफ ने बोला कि प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होता है। दैट इज जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, कोई समस्या नहीं है। मतलब प्यूरीन और पिरिमिडीन बराबर होने वाले हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इस प्यूरीन भी तो 2 तरह के होते हैं साहब, तो बोला हाँ भाई 2 तरह के होते हैं, एक होता है ए होता है, दिव्यांशु ने पूछा था जेड DNA में ग्वानिन वाई, अच्छा ठीक है, जेड DNA में ग्वानिन क्यों, हाँ वो टोपोलॉजी में ही बताया जा सकता है, छोड़ो अभी, ठीक है। तो प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आएगा, ए के सामने, मतलब प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आएगा, ए के सामने हमेशा टी और जी के सामने हमेशा सी आएगा। ए के सामने हमेशा टी आएगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर हमेशा ए के सामने हमेशा टी क्यों आता है, तो आप ऐसे याद रखना कि केमिकल्स जो होते हैं उनकी आपस में रिएक्ट करने की अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी रहती है, अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी ना बोल करके बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। कोई भी केमिकल किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं कर सकता है, और ये सब केमिकल है। एवरीथिंग विच एग्जिस्ट अपॉन द अर्थ इज केमिकल एंड ईच एंड एवरीथिंग इज पॉइजनस अकॉर्डिंग टू पैरासेल्सस, है ना। पैरासेल्सस जो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है वो कहते हैं कि हर पृथ्वी पे हर कुछ पॉइजन है, चाहे वो पानी हो, वो चाहे खाना हो, या दुनिया में जो भी चाहे कुछ भी हो, बस डिपेंड करता है कि वो उसकी टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन पे। कुछ केवल 1 ड्रॉप ही आप अगर अपनी बॉडी में पहुंचा दोगे तो आप मर जाओगे, और कुछ हो सकता है 5 लीटर लेना पड़े। अब घी जो है 5 लीटर एकदम से पी गए तो क्या होगा, वो पॉइजनस हो जाएगा। पानी आप पिला दिया गया आपको खूब सारा, पॉइजनस हो सकता है। पॉइजनस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है जिसमें आपकी मौत हो जाए, जरूरी नहीं है। पॉइजनस का मतलब यह है जिससे आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। तो सब कुछ केमिकल है, एडेनिन केमिकल है, हम सब भी केमिकल, बस हम लोग एक बायोकेमिकल है, हम लोग लिविंग है ना, ये सब भी केमिकल है। तो एक केमिकल का दूसरे केमिकल से रिएक्ट करने का एक तरीका रहेगा जिसमें एडेनिन हमेशा थायमिन से रिएक्ट करेगी। इस तरह से रिएक्ट करती है कि इनके डोनर ग्रुप जो होते हैं इनके पास एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं। डोनर क्या होते हैं? डोनर ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। एक्चुअली में यहाँ पे पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है जिससे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इनका डोनर ग्रुप जो होता है इससे क्या करता है, इनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इनका डोनर ग्रुप जो होता है किनका, थायमिन का, वो एडेनिन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एडेनिन का डोनर ग्रुप थायमिन को दे सकता है। ये काम इसीलिए एडेनिन और थायमिन के बीच में हो सकता है। ऐसे ही ग्वानिन के बीच में यहाँ पर 3 जगह पे व्यवस्था पाई जा रही है ना, 3 जगह पे व्यवस्था पाई जा रही है। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 जगह पे ऐसी व्यवस्था पाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अभी पता चला कि प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन, एडेनिन इक्वल टू थायमिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन।
हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन किसी भी डबल, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये सारी बात जो बताई गई है ये केवल और केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए बोली गई है। चारगाफ रूल केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए है, कई बार क्वेश्चन आया है ऐसा, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ऐसा नहीं है। अगर चारगाफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, एक लाइन में याद रखना, चारगाफ रूल नहीं फॉलो हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। चारगाफ रूल फॉलो होना चाहिए हमेशा। अगर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो चारगाफ रूल फॉलो होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे क्या पता चला कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं अगर उनका समअप देखा जाए तो थायमिन और साइटोसिन के बराबर होगा। इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं, सब सारी बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारी बात एक दूसरे की जुड़ी हुई है। अच्छा हमने क्या बोला, मान लिया एडेनिन 50 है, इमेजिन कर लेते 50 है, तो थायमिन क्या होगा, थायमिन भी 50 होगा। ठीक है, अब अच्छा अगर हमने बोला ग्वानिन 20 है तो साइटोसिन क्या होगा, वो भी 20 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि 50 + 20 इक्वल टू कितना होता है 70, दैट इज A + G इक्वल टू 70 हो रहा है। तो यहां पर भी तो बोल सकते हैं कि थायमिन इक्वल टू मतलब 50 प्लस, इधर भी तो 50 रहेगा, हमेशा यही रहेगा, 20 इक्वल टू क्या 70 मतलब T + C इक्वल टू। तो इसको समझाने में बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, तो बहुत आसान था, ये तो सदा से पढ़ रहा हूँ। चारगाफ रूल में किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, मैं आसान बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप दिक्कत बताए, होती है तो बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि आगे बढ़ा जाए। चारगाफ रूल सबको समझ में आ गया, आ गया सबको आ गया, ठीक है भाई, चारगाफ रूल भाई सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। अब क्या पता चला, एडेनिन और थायमिन हमेशा इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं चारगाफ रूल में, मैं जो पहला क्वेश्चन लेके आऊंगा वो बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कभी कभी एक कंपोजिशन दे देंगे, बोल देंगे कि एडेनिन इतना है, बताओ थायमिन कितना होगा, है ना, या बोल देंगे कि एडेनिन जो है, पहले क्वेश्चन करने का तरीका समझ लेते, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर फ्री के हैं उसमें। ठीक है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बोला जाएगा कि एडेनिन जो है, एडेनिन जो है वो 20% है, तो बताओ साइटोसिन कितना परसेंट होगा। कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, चलिए पहले हम खुद ही से क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें एडेनिन 20% है तो साइटोसिन कितने परसेंट होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताए। अब इसमें जल्दी कौन बता पाएगा, ये सब वो क्वेश्चन है जो जल्दी सॉल्व करके समय भी बताना है। चलिए क्वेश्चन आ गया है आप लोग के सामने, बताइए। एडेनिन इज 20% in a double stranded DNA. What is the chemical composition of cytosine? इतना टाइम थोड़ी नहीं लगना था। अरे आंसर देना है दिव्यांशु जी, इसका थम्स अप नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, सबका 30 आ रहा है ना, दिव्यांशु का सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड, सबका 30 आया दिव्यांशु जी। हाँ, तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन आता है। अब हमें यह बताओ कि कोई एक डीएनए है जिसमें एडेनिन जो है, अच्छा अब इसी में बॉन्ड पूछ लेगा, अब इसमें पूछेगा टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ, थोड़ा और अच्छा तो कर दे क्वेश्चन, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए आप इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, यही सेम कहानी है। अब इसमें टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड आप बताइए भैया। चलिए सबका 30 आया, बहुत अच्छी बात है। रंगोली जी का आंसर नहीं आया भाई, देखे नहीं आया ना, हाँ नहीं आया। टोटल 30, सॉरी टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए, देखे पहले कौन बताता है।
टोटल इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 5 है। 5 तो भाई ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा तुम्हें। विवेक 130 बता रहे हैं। आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ठीक है आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। भाई नंबर ऑफ बॉन्ड बताने के लिए न्यूक्लियोटाइड पता होने चाहिए, हमने सिर्फ परसेंटेज बताया भाई, परसेंटेज बताया। परसेंटेज तो आप 1000 का 20% जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा। आप पहले ये बताओ कि कितने न्यूक्लियोटाइड है। जब न्यूक्लियोटाइड पता होंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। समझ पा रहे हो? और जो 130 जिसका आया है वो 130 ऑप्शन में मिलेगा। यही तो CSIR के एग्जाम की खूबसूरती है कि वो जो आपका ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो मिलता है ऑप्शन में, और आप तुरंत उसको बढ़िया तुरंत स्टार स्टार बना लेते हो पेपर में, ये तो 2 नंबर पक्के। और फिर जब वो नंबर कट जाते हैं तब बड़ी परेशानी है। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर डिटरमाइन हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा। कल ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था अच्छे से। आज क्वेश्चन नंबर 2 करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और समय देखो, एक समय निश्चित समय में ही बात करनी है आपको। 8:58 हुआ है, 3 मिनट का आपके पास समय है। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखलाओ, थोड़ा और जूम कर देना है। सबसे पहले आंसर देखते किसका आता है, और सही होना भी चाहिए। बहुत आसान है। सी आ रहा है विवेक जी का, मनाल मैम का भी सी आ रहा है। दिव्यांशु का नहीं आया क्या अभी तक आंसर? दिव्यांशु जी का भी सी आया। आस्था कहाँ है? आज आस्था का कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। सी आ रहा है, सबका सी आ रहा है ना? सबका सी आ रहा है, वेरी गुड, है ना? इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए था, सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो CSIR नेट जून 2024 का क्वेश्चन है। लोग कह रहे मेरे मालिक आ ही नहीं रहा। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल है, पूरी तरह से ट्रांसक्राइब हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये ट्रांसक्राइब होकर के एक mRNA बना दे रहा है। एक mRNA बन गया इससे। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो 2 डीएनए स्ट्रैंड होंगे, ऐसे ओपन कर दे रहे हैं हम लोग डबल स्ट्रैंड डीएनए में। एक स्ट्रैंड जो होने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं टेम्पलेट, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग क्या? सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। ठीक है,
टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग एक नाम और देते हैं, ध्यान रखना, एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ करके ही, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ करके ही mRNA बनता है। तो मान लिया यहाँ पर mRNA ऐसे बन रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ के mRNA बन रहा है। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में बोला गया, बस इतनी बात हम लोग को पता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या नहीं, क्या बोला जा रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ट्रांसक्राइब्ड टू द मैसेंजर आरएनए द बेस कंपोजिशन ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट का बेस कंपोजिशन क्या है, जी है 24.1%, 24.1% जी है। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, सी हो रहा है 18.5% ओवरऑल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलीमराइजेशन चल रहा है यहाँ पर, द बेस कंपोजिशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल क्या होने वाला है। तो जी के सामने हमेशा सी आएगा, तो और सी के सामने हमेशा जी आएगा। इतना आसान था ये। तो जी के सामने हमेशा सी आएगा, और जी के सामने हमेशा सी आएगा, और सी के सामने हमेशा जी आएगा। तो सी इसमें 24 हो जाएगा, 24.1। और यहाँ पे सी कितना है, सी है 18.5, है ना। तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा इस बार आपका, यहाँ पर जी आ जाएगा, तो जी इसके जस्ट अपोजिट काम कर देगा, वो हो जाएगा 18.5। बस काम खत्म, बहुत आसान था। तो आंसर बन रहा है आपका 18.5 और ये सी। हाँ ठीक है, सबका सही है, सबका सही। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही बहुत आसान आसान क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, फिर एकदम से खूब बढ़िया वाला क्वेश्चन ले आएंगे। थ्री वाला तो कल कर लिया था, सबको थ्री वाला समझ में आ गया था, है ना, सबको थ्री वाला समझ में आ गया था। देखो होता क्या है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में भी मिलती है, तो वो क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन भी लेके चलेंगे। जैसे देखो हमने बोला था ये आर वाला गलत है, ये आर वाला ऑप्शन जो था ये गलत था कि सोलेनॉइड मॉडल में 12 न्यूक्लियोसोम होते, गलत है। यहाँ पे 12 नहीं होते, तो आपको तुरंत ही रिकॉल करना, 12 नहीं होते, 6 होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि इन द जिगजैग मॉडल, है ना, एक जो कल क्वेश्चन किया था, जिगजैग मॉडल। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वेयर एज 8 न्यूक्लियोसोम पर टर्न मेक अ सिंगल स्टैक इन द जिगजैग मॉडल। दूसरी बात ये कह रहा है कि जिगजैग मॉडल में 8 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो अब न्यूक्लियोसोम जिगजैग में कितने होते हैं ये मैंने थ्योरी क्लास से नहीं बताया था, ये आपको तुरंत ही सोचना है कि कितने होते हैं, नहीं है तो हमसे पूछना है, हमसे नहीं पूछ पा रहे हो, कहीं पता करना चाह रहे हो पता कर लो। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जिगजैग में फिक्स्ड नहीं है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास आई। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी जो था वहां पर भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आई थी कि जिगजैग में अल्टरनेटिंग क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, एक को छोड़ कर करके। तो ये चीज इंफॉर्मेशन जो एडिशनल मिलती जा रही है उसको भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे, तभी नोट्स बहुत अच्छा बन पाएगा। और कोशिश करना रटना ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आईसीएमआर 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुरंत आंसर दो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन मॉलिक्यूलर आर फाउंड इन नेचर? 5। ठीक है, 5 बहुत आसान है। आज क्लास भी जल्दी छोड़ देंगे, खाली क्वेश्चंस करा के, अगर देखते हैं कितना लगता है। सबको पता चल रहा है ना, 5 तरह के स्टोन पढ़ रहे थे, H2A, H2B, H3, H4, 4 बनाया, और लिंकर पे H1। कितना आसान आईसीएमआर का। ठीक है, ये नाम बड़े लग रहे हैं सुनने में, आप देखिए सीएसआईआर का कितना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सब तो ऐसे ही थे। 5 करिए जरा, 5 बताइए भाई। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। डीबीटी जेआरएफ 2023 में
क्या आ रहा है आंसर? सी, दिव्यांशु का सी आया। अभी सब लोग टाइम लगा रहे हैं, करिए भाई, इतना आसान है। तो दिव्यांशु का सी आया, सबका सी आ रहा है। किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? देखो सी राइट आंसर है, दिव्यांशु और विवेक जी का, लेकिन टाइम बहुत लगा। दिव्यांशु ने 9:06 पे बताया। मनाल मैम को कंफ्यूजन है। क्वेश्चन आ रहा है, रेहान मेड अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद द फॉलोइंग सीक्वेंस। रेहान ने जो सीक्वेंस दिया गया है, जो भी सीक्वेंस दिया गया है उसको बनाया इन्होंने 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका सीक्वेंस है GGA, थोड़ा छोटा सा लिख लेते हैं, ATCT। ठीक है, with which of the following single strand will be the weakest duplex? वीकेस्ट डुप्लेक्स, तो वीकेस्ट डुप्लेक्स तो बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? अब 5' to 3' है, इसका जब हम लोग एम्पलीफिकेशन कराएंगे, जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो पॉलीमराइजेशन भी कैसे होता है? 5' to 3', मतलब इधर 5' और इधर क्या आने वाला है? 3'। अब 5' to 3', अब पहली बात, इसका डुप्लेक्स बनेगा क्या? इसका डुप्लेक्स बनेगा C है ना, ए के सामने क्या आ रहा है? टी के सामने ए, और सी के सामने जी और ए। 3 में क्या कुछ और आ रहा है? 5' to 3', कोई और आया है क्या? हाँ विवेक जी बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ उन्होंने भी इसके अकॉर्डिंग करेगा। विद विन द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंड विल बी द फॉर्म द वीकेस्ट डुप्लेक्स। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद द फॉलोइंग, सही किया है आपने, वही होगा। ठीक है, ये ऊपर मैंने नहीं बताया है क्या? ये पॉइंट रह गया क्या? ये पॉइंट रह गया है शायद। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। एक चीज, एक तो टीएम आएगा। देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा? जब जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जब जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाले हैं, तो हम लोग बोलेंगे इनकी ये स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के साथ साथ इनका टीएम वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो अभी आगे क्वेश्चन टीएम से भी आएगा कि बताइए डीनेचुरेशन वाला जो टेम्परेचर है वो किसका ज्यादा होगा, तो टीएम वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो इस बेस पे जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो देखो सबसे कम किसका आ रहा है? सबसे कम यहाँ पर ए, और बहुत आसान से हो जा रहा है ना। अगर यहाँ पर सी देखते तो 1 2 3 है ना, एजी कंटेंट, सॉरी जीसी कंटेंट देखें तो जीसी कंटेंट 3 हो रहा है। जीसी कंटेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 हो रहा है। यहाँ पे जीसी कंटेंट हो रहा है 1 2 3, यहाँ पर भी 3 हो रहा है। फिर जीसी कंटेंट देखेंगे यहाँ पर 1 हो रहा है, और फिर जीसी कंटेंट देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 हो रहा है। तो सबसे कम जीसी कंटेंट आ रहा है इसके पास। तो सबसे कम जीसी कंटेंट आने से हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन शो करेगा, वीकेस्ट डुप्लेक्स बनाएगा। ये जो अपना डुप्लेक्स बनाएगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा? सबसे वीकेस्ट होगा। रिहान मेड अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, इन सीक्वेंस का यूज करके रिहान ने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, है ना। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्टैंड विल बी इट फॉर्म द वीकेस्ट डुप्लेक्स, है ना। तो कौन सा बनाएगा? इसका यूज करके, सिंगल जो इसका यूज करके डुप्लेक्स जो बनाएगा वो क्या होगा?
वीकेस्ट होगा। इसका यूज करके जब डुप्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, वीकेस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जीसी क्या है, केवल एक है। बोलो सबको वाली बात समझ में आ गई, मनाल में बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत आसान था, देखते ही कर ले जाने वाला था क्वेश्चन। ये देखिए, आप खुद देखिए, बहुत पुराने में अभी क्वेश्चन ला भी नहीं रहा हूं कि आपको लगेगी तो बहुत पुरानी बात, इसमें अच्छा वो भूल गया लिखना, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। न्यूक्लियसोम में क्या क्या पाया जाता है, बस हो गया, इतना ही टाइम था इसके लिए। 2 आस्था का 2 आ रहा, रंगोली भी, दीप्ति मैम भी, सबका भी आ रहा है। ठीक है, सबका भी आ रहा है। H1 नहीं होगा, H1 लिंकर पे होगा। ये देखो अब कितने आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, आपको लग रहा हो कि ये डीबीटी में पूछा जाता है तो कोचिंग छोड़ देने वाली बात हो रही, इतना आसान आता है तो क्या फायदा पढ़ने का। इतना तो पहले से आ रहा होगा। देखिए टीएम पूछा जा रहा है, टीएम बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, टीएम गेट 2021 में आ रहा है। ये क्वेश्चन 1 में कैसे आएगा, एक फ्रेम में नहीं आ रहा, रुक जाइए, एक फ्रेम में करते हैं इसको। नोट्स को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन था, टीएम वाला? ठीक है, पूछ रहा है द मेल्टिंग टेम्परेचर या टीएम जो है वो ठीक है, द मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम ऑफ डीएनए इज हायर व्हेन द कंटेंट ऑफ, किसका कंटेंट ज्यादा होगा, जीसी का कंटेंट ज्यादा होगा, है ना। जब जीसी कंटेंट ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर कितना आसान हो रहा है। ये गेट 2021 में पूछा गया है। एक देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, ये कल इनोसिन पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाते नहीं ज्यादातर लोग, मैंने पढ़ाया। देखो क्वेश्चन गेट 2021 में ये आया था। ये जरूर बताओ सब लोग, जिन्होंने कल पढ़ा है वो बता पाएंगे। नौ 15 नहीं बता पाया, इतनी देर लग गई। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है बात वो बता पाएंगे। दिव्यांशु बता रहे हैं गोनिन, और कोई कुछ नहीं बता रहा है। यूसीए से पेयर करेगा, वेरी गुड आस्था। ठीक है, मैंने कल आइनोसिन में बताया था कि आइनोसिन यूरेसिल, साइटोसिन और एडेनिन तीनों से पेयरिंग कर सकता है। ये एक जगह पे टिक ही नहीं पाता है, लड़खड़ाता है। लड़खड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं वोबल, वोबलिंग करना, तो ये वोबलिंग करता रहता है। तो वोबलिंग करने के लिए ये कई सारे अमाइनो एसिड्स को डिकोड कर सकता है ना। और उनका हमने याद रखने का तरीका बताया था, कोई एक ट्रिक बताई थी, याद रखने की तरीका बताया था, मैं तो नाम भूल भी गया क्या बताया था। वो क्या, वो कोई ट्रिक बता सकता है, जो ट्रिक हमने, जो भी अमाइनो एसिड्स के टीआरएनए में आइनोसिन पाया जा सकता है, कौन बताएगा वो ट्रिक? कल के नोट्स में था वो, विशाल पटा। ठीक है, क्या था, विशाल पटा। इसमें कुछ ऐसा नया है भी नहीं कि कोई अमाइनो एसिड का सिंबल कुछ और है ना,
और नाम जिस जिस नाम से उसका वो दिख रहा है वो मतलब वी से वैलिन ही है, आई से आइसोल्यूसिन है, एस से सेरीन है ना। जैसे ट्रिप्टोफैन हो रहा है तो ट्रिप्टोफैन टी से नहीं होता है। ट्रिप्टोफैन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? सिखाया नहीं, देखे पहले से कितना आ रहा है। जी मैम, नहीं 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 समझ नहीं पाए। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, उसको किस सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको आ रहा है ये चीज? आज हरिओम नहीं है, नहीं तो वो बताते हैं। तीन अमाइनो एसिड्स है जो एरोमेटिक होती हैं, उनके पास रिंग पाई जाती है। वो कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स है जो एरोमेटिक होती है और रिंग पाई जाती है? तो इसमें से ट्रिप्टोफैन कोई है क्या? इसमें से कोई ट्रिप्टोफैन है क्या? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनाइलेलानिन, ठीक है। ये तीन अमाइनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक होती हैं। आप ऐसे सिंपल याद रखना, क्या पाया जाता है? रिंग। अब इसको कैसे याद करेंगे? रिंग पाया जाता है, ऐसे एक रिंग, रिंग पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसी हो, बस एरोमेटिसिटी होती है। कभी सिखाएंगे एरोमेटिसिटी कैसे आती है, बायोकेमिस्ट्री में सिखाएंगे कि पाई बॉन्ड या लोन पेयर क्या होने चाहिए, अल्टरनेट मैनर में होने चाहिए। तो एरोमेटिक होते हैं, और एरोमेटिक मतलब रिंग होता है। रिंग का मतलब याद रखने का तरीका है घेराबंदी, और घेराबंदी बहुत अच्छे से करती है वाइफ। वो अब याद रखने का तरीका है भाई, पर्सनल मत हो जाइयो। वाइफ जो होती है वो घेर लेती है कि हाँ भैया इतने बजे ऑफिस से निकले, कितने बजे घर आए, कहाँ थे, बीच में कहाँ थे, है ना। तो वाइफ याद रखना, रिंग वाले जो है वो वाइफ है। वाइफ का मतलब ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, ये देखिए याद रखने वाली बात हो। फेनाइल एनानिल एफ से है, तो फेनाइल एनानिल तो सुनने से लग रहा फा से फेनाइल एनानिल, और एफ से एफ आ गया, लेकिन टायरोसिन भी याद रहेगा। टायरोसिन में टी वाई, दूसरा लेटर वाई है, इसलिए वाई से है। ट्रिप्टोफैन आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिप्टोफैन क्या? डब्ल्यू। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एरोमेटिक अमाइनो एसिड अब कभी जीवन में भूलोगे तो नहीं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड तीन है, डब्ल्यू वाई एफ, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनाइल एनालिन, ठीक है। इनके पास रिंग पाई जाती है, और रिंग घेरने, घेराबंदी करने का काम जो है वो वाइफ का है। वो घेराबंदी करती जाता, कहाँ गया, कहाँ से निकले, कहाँ पहुंचे, ये पैसा उनको क्यों दिया, ये सारे सवाल वाइफ के पास है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? WYF, ठीक है। चलिए, तो एडिशनल बात हो गई। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कोई दिक्कत इस बात में? मनाल मैम अब समझ में आ गया ना? ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू से दिखाते हैं हम लोग। लेकिन मैम ने जो बताया वो ट्रिक मैम को याद रही, बहुत अच्छी बात है। यही सब चीज, और वो हर बार आपको रिवाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब आया आपके लेवल का। बहुत देर से फुल टॉस बॉल पे सिक्सर मार मार के खुश थे। अब आओ, क्वेश्चन नंबर 9 है। समय हुआ 9:21, 25 मिनट तक का टाइम है आपके पास। और क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं तब तक।
उम्मीद है हो गया होगा। बी आ रहा है आंसर, आस्था करे बी ही होगा। बहुत पढ़ ली है आज तक तो। विवेक जी का भी बी आ रहा है, दिव्यांशु सिंह का भी, दिव्यांशु सिंह का ए आ रहा है। अब आया मुझे, सबका भी आ जाता है तो दिक्कत हो जाती, लगता बड़ा आसान है। दीप्ति मैम का भी बी आ रहा है, मनाल मैम का आंसर आ जाए फिर हम लोग आगे बढ़े। मनाल मैम आंसर नहीं कर रही, कोई बात नहीं है, सबका बी आ रहा है, खाली दिव्यांशु जो है वो ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को इतना टिपिकल नहीं था। देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और यही सॉल्व करने का तरीका, एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई किए जाएं। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हर चीज आना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें क्या होंगी आपको कम आता होगा, कम आता है, फिर आप उतनी नॉलेज का यूज करके आप कैसे, आप ध्यान रखना एक बात, ज्यादा आप खुद दुनिया देख रखे हो, पढ़ना अलग बात है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं इसको, पढ़ना अलग बात है। और या कोई बात नहीं मैम, मैं वही तो सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, दोनों बात सही है। मैं बताने जा रहा हूं कि मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी, मैं उतनी इंफॉर्मेशन से कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। यही तो सीएसआईआर का खेल है ना। अब सीएसआईआर हर साल क्वेश्चन बदलता है, तो हर साल क्वेश्चन, जैसे दिव्यांशु को बड़ी समस्या रहती है, फोन करते बताते हैं कि सर हर साल तो क्वेश्चन नए आ जाते हैं इनके, अब इतना हम कहाँ से याद रखेंगे। और तो देखो भाई, हर साल क्वेश्चन बदलता है, लेकिन आप इतनी इंफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन, मान लो कि मैंने ये पढ़ाया ही नहीं था, ये सी स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया ही नहीं था, आप कैसे करोगे। तो पढ़ना अलग बात है, और आपको नॉलेज होना अलग बात है, और नंबर लाना अलग बात है, ठीक है। तीनों बातें अलग अलग है। जब जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आपके खूब सारे नंबर आना शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्स पे एग्जाम्स लगातार क्वालिफाई होते चले जाएंगे। मैंने आज क्लास में पढ़ाया, कल मैंने क्लास में वही चीज पूछा, तो पढ़ाया तो सबको, लेकिन बहुत लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि नॉलेज सबको नहीं मिली। अब उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट करके नंबर ले आना, ये अलग कहानी है ना। तो तीनों बात अलग है, आपको क्या करना है, इन तीनों लेवल पे काम करना है। देखते हैं क्या है आंसर। बोल रहा था हिस्टोन टेट्रामर इज द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेस H2A, H2B, H3, H4। अब इतना प्यारा स्टेटमेंट इसने बनाया, जो इंसान जल्दी में है वो टेट्रामर को ध्यान ही नहीं देगा, उसको कह देगा ये तो ऑक्टामर बोल रहा है। भाई हिस्टोन टेट्रामर नहीं बनाता, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। तो पहली बात तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। पहला स्टेटमेंट जहां जहां लिखा हुआ, और इसने पूछा क्या है, ऑल करेक्ट पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट जहां भी दिख रहा है वो होगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट दिख रहा है बी वाले में, ए बी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, जिसका बी आ रहा था वो पहले ही शांत हो जाए। बी कहां से आया, आपको वो स्टोन ऑक्टामर दिखा था क्या? अरे बाद में नहीं। यही तो सीएस है, बहुत देर से बहुत इजी इजी क्वेश्चन चल रहे थे ना, बहुत देर से बहुत इजी इजी क्वेश्चन चल रहे थे, तो लगा ये भी तो इजी होगा। सी वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दीजिए, सी वाला अभी करेंगे मैम, पहले ए वाला तो देख ले, ठीक है। तो बी वाला जिनका जिनका आंसर आ रहा था वो तो हो गया गड़बड़। देखिए भाई, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये सब क्वेश्चंस क्या करते हैं, ये सब लगता है कि बड़ा आसान था। इसके बाद बी स्टेटमेंट देखते हैं। बोला था एन टर्मिनल टेल ऑफ द कोर स्टोन्स आर बिलीव टू स्टेबलाइज बाय द 30 नैनोमीटर फाइबर ऑफ द न्यूक्लियोसोमल डीएनए बाय देयर इंटरैक्शन विद द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो मैंने क्लास में ही सिखाया था कि बी टर्मिनल एन टर्मिनल टेल जो होती है कोर स्टोन्स में आर बिलीव टू स्टेबलाइज बाय द 30 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए, ठीक है। 30 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए मतलब डीएनए और कोर के जो स्टोन टेल है उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, ठीक है। और इंटरैक्शन कहाँ पे हो रहा है, एडजेसेंट। अगर यहीं पर लिखा होता अल्टरनेट होता है तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाता, तब यहाँ पर इनको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये हम लोग जिगजैग की बात कर रहे हैं। तो ये तो सही लग रहा है। मान लिया आपको इस वाले स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं है। सी वाला स्टेटमेंट बहुत लोग को आता ही नहीं हो, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, कोई बात नहीं है। डी वाला स्टेटमेंट देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू जिगजैग मॉडल, ठीक है, हमको अभी तक बहुत मजबूती से केवल एक ही बात पता चली है, क्या पता चली है कि ए वाला स्टेटमेंट गलत है, और ए वाला स्टेटमेंट गलत होने से बी वाला सही नहीं हो सकता है। दो बातों में अभी सबको कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं है। डी पढ़ते हैं, डी क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू जिगजैग मॉडल 30 नैनोमीटर फाइबर द लिंकर डीएनए सर्कल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस ये है, ये इसकी ये सेंट्रल एक्सिस ये हो गई, इसके चारों तरफ सर्कलिंग करता है। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था जिगजैग में क्या करता है, सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करता है, याद आ रहा है? तो सर्कल तो नहीं करता है। एज द फाइबर मूव्स फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू नेक्स्ट, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम जाता है तो सेंट्रल एक्सिस को सर्कल करता नहीं, क्या करता है, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम जाता है तो सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करता है, ऐसे चलता है। और ये इसकी एक इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हो गया गलत। तो अब ए और डी जहां जहां दिख रहे हैं उनको कट कर दो। इसमें ए दिख रहा था, कट कर दिया, इसमें डी दिख रहा था, कट कर दिया, इसमें सी दिख रहा था, कट कर दिया, केवल ए वाला बचा आंसर। तो ओनली बी होगा आस्था जी, ओनली बी होगा, नहीं ओनली ए होगा। ठीक है, आस्था बोल रही सर केवल ए होगा, ओ सॉरी केवल बी होगा। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दीप्ति मैम को बात समझ में आई किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे? अब बात ये आ रही कि मैम ये कह रही कि सी वाला स्टेटमेंट समझा दीजिए। देखो ये वाला सी वाला स्टेटमेंट जो हम लोग को समझना है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल पे जाके समझना है। मैं ये क्वेश्चन अभी क्यों ले आया, बहुत लोग के मन में आएगा कि सर ये अभी क्वेश्चन क्यों लाए, बाद में लाए होते तो हम ये कर लेते। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इतनी ही इंफॉर्मेशन से कैसे 4 नंबर का क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ आप सही कर सकते हो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हो जाने से, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सबको बात समझ में आ रही है? सब सेटिस्फाई है बात से? मनाल मैम को बात समझ में आ गई? ठीक है। और देखो बी वाले में कितनी बड़ी गलती करी है, 4 नंबर का किसी ने टेट्रामर, इसलिए बोलते ना स्टेटमेंट ध्यान से देखना है, सीएसआईआर के स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखना है। उसने सिर्फ एक पॉइंट पे खेल किया और वो लोग आपके मन में कॉन्फिडेंस आ गया नहीं यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये सी स्टेटमेंट देखो होता क्या है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द एंड टर्मिनल टेल एज वेल एज ग्लोबुलर डोमेन ऑफ द कोर हिस्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये बता तो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने पढ़ा भी था कि एंड टर्मिनल टेल पे ही तो जो मॉडिफिकेशन है वो होता है। एंड मॉडिफिकेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि एंड टर्मिनल टेल पे मॉडिफिकेशन होता है, पढ़ा तो दिया। बस इसमें एक नई बात आई है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। अब देखते हैं कौन कितना जान पा रहा है। को ट्रांसलेशनल क्यों नहीं हो सकता है? कोई इतना बता दे तो आज मेरी लाइफ बन जाए। इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है। मैं भी सब बात बताऊं। कुछ लोग कहेंगे हमको तो पोस्ट ट्रांसलेशनल ही नहीं पता है, ये तो को ट्रांसलेशनल पूछे ले रहा है, क्या किया जाए भाई? को ट्रांसलेशनल क्यों नहीं होता है थोड़ा सा बता देते हैं। दीप्ति मैम ने बोला है तो बता दें। आप लोग को जैसे लंबा स्टेटमेंट हुआ करे, मन हो रहा है बताने का, माइक ऑन करके बोलिए, ऐसा लगे कि हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, है ना? बहुत लोग को लगता है इतना लंबा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, या नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा, गलत आ रहा, गलत बोल दीजिए। इसमें कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्यों हुआ? विवेक जी कुछ बताना चाह रहे? विवेक जी बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फिर तो इसमें कोड ट्रांसलेशनल क्यों नहीं हो सकता? इतनी बात तो बहुत सही बात बताई इन्होंने। आप लगभग आंसर के करीब हैं। क्या नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमने क्वेश्चन बोला, मैं खुद बोल दे रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाओ। मैंने बोला कि हिस्टोन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं,
को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद क्यों नहीं बोला? को ट्रांसलेशनल भी तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि विवेक जी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हल्का सा पुश करना है इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। देखो होता क्या है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर होता क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब होता क्या है कि इस एमआरएनए से बनानी है हमें प्रोटीन, इस एमआरएनए से बनानी है प्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक बात चल रही है प्रोकैरियोट में, और एक बात चल रही है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में चूंकि न्यूक्लियस जैसा कोई सिस्टम नहीं है, वहां पर जो डीएनए वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड रहता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अगर एमआरएनए पूरा बनेगा, एमआरएनए पूरा बन जाए, ये एमआरएनए पूरा बन गया, अगर पूरा एमआरएनए बन जाए और फिर उसका ट्रांसलेशन कराया जाए तो तब तक एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा, तब तक एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां का उसका जो डीएनए होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, और साइटोप्लाज्म में नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो डायरेक्टली बनने वाले एमआरएनए, एमआरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड है ना एक तरह का, उसको डिग्रेड कर देंगे तो एमआरएनए से प्रोटीन बन नहीं पाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने व्यवस्था बनाई है ना, ब्रह्मा जी ने व्यवस्था क्या बनाई कि पता नहीं, ब्रह्मा जी को पता था कि सब स्पॉन्टेनियसली हो रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई कि इनमें जितना जितना एमआरएनए बनता जाए उतना उतना ट्रांसलेट होता जाए, जैसे जैसे एमआरएनए बने उसके साथ साथ ट्रांसलेट हो जाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ चले। इसलिए यहां पर बोला गया को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन, को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। जबकि यूकैरियोट में क्या हो रहा है? यूकैरियोट में पहले पूरा एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है, एमआरएनए बन के बाद में बाबूजी को खूब अच्छे से आगे से 5 प्राइम पे कैप पहना दी जाती है कि बाबू कैप पहन लो, इधर पूंछ लगा दी जाती है कि आप पॉली एडिनाइलेटेड टेल लगा दो, है ना, और कैप और टेल इनकी रक्षा करता है। जब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाता है तो कैप और टेल इस डीएनए को बचाता है कुछ समय के लिए, और तब तक के ये अपना काम कर देता है, इस एमआरएनए से प्रोटीन बन जाती है। अब हुआ क्या कि पोस्ट ट्रांसलेशनल, अब हमने क्वेश्चन पूछा कि को ट्रांसलेशनल क्यों नहीं हो सकता, तो आंसर विवेक जी ने बहुत अच्छा दिया, क्योंकि को ट्रांसलेशनल इसलिए हो सकता है क्योंकि को ट्रांसलेशनल कराने के लिए पहली बात तो ये प्रोकैरियोट में होता है ना, और प्रोकैरियोट में हिस्टोन तो होती नहीं, तो वहां पे को ट्रांसलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द एन टर्मिनल। मैंने बताया तो था एन टर्मिनल टेल पे मॉडिफिकेशन होता है, एज वेल एज ग्लोब्यूलर डोमेन, जो डोमेन है बीच वाला, है ना, जो बीच वाला कोरस जो कोर है ना, वहां पर भी ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। ऑफ द कोर स्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, जो क्या करते हैं आगे चल के ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट को मॉड्यूलेट करते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गई दीप्ति मैम को ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल, सबको बात समझ में आ गई? हालांकि ये अभी थोड़ा बहुत नहीं भी आई होगी, अभी थोड़ा सा लैग कर रहा होगा। ठीक है, लैग ये कर रहा, दीप्ति मैम बताया आगे कि उन्हीं ने बोला था, आ गया। ठीक है, चलिए चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने सोचा आज 9:30 पे छोड़ूंगा, हमें नहीं लग रहा 10:15 से पहले छूटेगी। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से करियो भैया, आसान क्वेश्चन है लेकिन 2021 सेशन सेकंड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चार नंबर का CSIR का बहुत आसान सा क्वेश्चन। नाइन 9:42 तक का टाइम है आपके पास।
विवेक जी का ए आ रहा है, रंगोली जी का ए आ रहा है, और एक दो लोगों का आ जाए आंसर। सबका ए आ रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सबका ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब उम्मीद है कि आप लोग को लग रहा होगा, और हमने कोशिश ये करी कि डीबीटी और आईसीएमआर के भी क्वेश्चंस रख लिए जाए, तो अब थोड़ा थोड़ा लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ, अब थोड़ा दिव्यांशु, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? तुम ये बड़ा मॉलिक्यूलर में परेशान रहते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि अब तो मॉलिक्यूलर समझ में आने लग रही है ना। तो अब देखते हैं, मॉलिक्यूलर रटने का विषय नहीं है, बिल्कुल भी रटने का टॉपिक नहीं है, खूब अच्छे से समझने का टॉपिक है। कोई चीज हुई तो क्यों हुई, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में आ जाते हैं कि ये चीज अभी हुई तो क्यों हुई। अब जैसे अभी डीएनए टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन दिव्यांशु ने पूछा, लेकिन अब टोपोलॉजी नहीं बता पाऊंगा तब तक क्या कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कल हम लोग सिर्फ थ्योरी करेंगे, खूब सारी थ्योरी पढ़ेंगे, खूब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये सामने मेरे नोट्स रखा हुआ, अब इसको और अच्छा बनाना है, ठीक है। अलग अलग तरह के जैसे एक्सियल हेलिक्स पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। हेलिक्स अभी थोड़ा बचा है, छोड़ के मत चले जाइए, ठीक है। अभी थोड़ा सा बताऊंगा कल का इंट्रोडक्शन आज। हेलिक्स सेंस क्या होता है, रेजिड्यू पर टर्न क्या होती है, हेलिक्स पिच क्या होती है, डायमीटर ऑफ हेलिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्विस्ट, और ट्विस्ट का क्या आगे जाकर के इन्फ्लुएंसिंग रहेगी इसमें, प्रोपेलर ट्विस्ट क्या होती है, बेस फ्लिपिंग क्या होती है, मेजर माइनर ग्रुप क्या होते हैं, ए डीएनए बी डीएनए शुगर पकरिंग क्या होती है, और ए डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए तक, सी डी डीएनए, इसके अलावा सी डीएनए डी डीएनए और टी डीएनए, यहाँ तक की कहानी हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। तो कल बहुत सारी चीजें, इसमें पढ़ना कम है, सीखना ज्यादा है। हम देखेंगे कितने तरह के और इक्विपमेंट ला करके आपको और इजीली सिखाया जा सके, ठीक है। अब ओवरऑल हम लोगों ने डीएनए का बायोकेमिस्ट्री वाला जो सेक्शन था उसको कर लिया, और करके बहुत सारे क्वेश्चंस किए। कितने लोगों के पास अनसॉल्व आ गई है? क्या आस्था आपके पास अनसॉल्व है कि नहीं है? दिव्यांशु के पास है, देखिए कौन कौन लोग इसमें। दिव्यांशु के पास अनसॉल्व है, दीप्ति मैम अनसॉल्व है कि नहीं है, मनाल मैम ने मंगा ली होगी शायद, सप्तऋषि अनसॉल्व है कि नहीं आपके पास? देखो दीप्ति मैम नहीं है, मैम मंगाना पड़ेगा। आपने ऑर्डर करी कि नहीं करी? वहां पे अगर मिल जाए, आईफास की है तो क्वेश्चंस करना शुरू करो। और आईफास की अगर बहुत पुरानी हो गई है तो इतना जब खर्च कर रही हो, इतनी मैं सबसे इंपॉर्टेंट समय खर्च कर रही हो, है ना। इतना समय अगर खर्च कर रही हो तो एक मंगा लो, 500-600 रुपए का लगेगा, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, यही वाली इंस्टॉल मंगा लो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस करना खुद से स्टार्ट कर दो। देखो ज्यादातर क्या होता है कि लोग खुद कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस उठेंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस करते समय अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से भी ये फीलिंग मत लाना है कि हम लोग लाइव क्लास करते हैं। हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम लोग रूम क्लास कर रहे हैं, हम भी एक कमरे में बैठ के पढ़ा रहे हैं, और आप लोग भी किसी रूम में बैठे पढ़ रहे हो। रूम अलग अलग है तो क्या हुआ, है ना। पढ़ना ऐसे ही है कि रूम क्लास चल रही है, क्लासरूम क्लास हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा, आपने करा है ना। विवेक आपने ले लिया कि नहीं अनसॉल्व? विवेक जी आपके पास है अनसॉल्व? सप्तऋषि जवाब नहीं दे रहे, सप्तऋषि कहीं चले गए, छोड़ के जाने में दिक्कत है भैया। विवेक जी अनसॉल्व ले लीजिए, नहीं लिया भाई, अनसॉल्व लेना पड़ेगा आपको, एक अनसॉल्व ले लीजिए, एक अनसॉल्व ले लीजिए, ठीक है, वो जरूरी है। सप्तऋषि भी एक अनसॉल्व ले ले, और बाकी सबके पास अनसॉल्व है, ठीक है। तो अनसॉल्व लेने से क्या, आप खुद से करने लग जाओ। जब खुद से करने लग जाओगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पे, कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सच्ची बात समझ लो,
क्वेश्चन आपने कोई पढ़ा और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आपने तुक्का भिड़ाया, तुक्का लगाया ए और आंसर चेक किया ए, आपने कहा वाह मेरा तो सही था। अरे भाई ए अभी सही है ना, आपको आया उसमें कुछ नहीं है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी 25% जो थी वो हिट कर गई है, आप बड़ा खुश हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपने ए लगाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन सही कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने अलग अलग, तो क्वेश्चन खुद से करना शुरू कर दीजिए, अनसॉल्व जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के करिए, ढूंढ ढूंढ के करिए, टाइम लगेगा। हो सकता है 5 मिनट आप ढूंढते रहो, कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा पढ़ा हुआ, हो सकता है छठे मिनट में लगातार 2 क्वेश्चन मिल जाए, तो टाइम लगेगा, रोज टाइम दीजिए, धीरे 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 धीरे। और जी हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा क्या? चलिए, हो सकता कुछ, ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे की बातें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा ग्रुप में। अब आने वाला क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल में क्या है, वाटसन क्रिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एडेनिन और थाइमिन के बीच में। अब वाटसन क्रिक कौन थे, उसमें रोजालिंड फ्रैंकलिन का, मॉरिस विल्किंग का, ये सब इतिहास नहीं पढ़ना है, ये आप लोग खुद से पढ़ लेंगे कि उसमें रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन, वाटसन क्रिक, है ना, फिजिक्स वाला और जो भी चीजें थी, पॉलिटिक्स बहुत सारी थी, चोरी कर लिया वाटसन क्रिक ने मॉडल। अब ये सब चीजें हम लोग को नहीं जानना भाई, प्रपंच नहीं समझना है, केवल क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ए और टी के बीच में बताया कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बोला गया जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे तो पढ़ाया बाद में है, क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया। स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टीएम होगा। टीएम क्या होता है, टीएम क्या होता है ये सर, टीएम बताइए भैया, जो पीसीआर वीसीआर करते हो टीएम का मतलब बताए, माइक ऑन करके बताए अपना, क्योंकि लिखना बहुत लंबा पड़ेगा। आज तक टीएम क्या होता, कभी सुना आज तक टीएम? कोई टीएम बताएगा? डीनेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, होता क्या है ये तो उसका मतलब हो गया, होता क्या है। आस्था ने सुना है, जी सर बोल रही हैं, क्या आस्था बताना चाह रही कि टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, होता क्या है मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब क्या, जितने टेम्परेचर पे डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाए उसको बोलते हैं टीएम। क्या सब लोगों को ये बात सही लग रही है, समझ में आ रही है? चलो मैं बोल रहा हूँ, वो टेम्परेचर जिसपे कोई एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है उसको हम लोग टीएम कहते हैं। क्या सबको ये वाली बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपको सही लग रही है, मनाल मैम को सही लग रही है? क्या किसी को मेरी बात सही नहीं लग रही है क्या? मनाल मैम को सही लग रही है भाई, बात लिख दे रहा हूं मैं, दिव्यांशु को भी सही लग रही है, और किसी को बात ये सही लगता है सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है उसको टीएम कहते हैं? तो क्या दिव्यांशु कह रहे नहीं, दिव्यांशु मेरी टोन के हिसाब से जा रहे हैं। हाँ मैम, मैम ये क्लॉज ये है कि 50% जो है, ठीक है आस्था जी ध्यान रखिए, सेपरेट होते हैं डीएनए जिस टेम्परेचर पर है, वही बात हो रही है। डबल स्ट्रैंड जब सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा तो सेपरेट ही तो हो जाएगा, बात तो वही है। मेन मुद्दा जो आया यहाँ पे क्लॉज आ रहा है वो है कि 50% डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाए उसको हम लोग टीएम कहते हैं, ठीक है। 50% डीएनए, अगर टीएम को हम लोग फिर से बढ़ा देंगे और बढ़ाएंगे तो वो 50 से और कम होता चला जाएगा, मतलब एक समय बाद 100% हो जाएगा, ठीक है। 100 इसलिए नहीं लेते क्योंकि टीएम से ऊपर जाने के बाद में डीएनए का स्ट्रैंड ही खुद में टूटने लग जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के अलावा फास्फोडाइस्टर भी टूटने लग जाते हैं, और अगर वहां से कंडीशन रिवर्स करी जाएगी तो सिंगल स्ट्रैंड जो था फिर से डबल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है। ये सिंपल कहानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है जिसका पीसीआर में यूज किया गया। जब पीसीआर पढ़ाऊंगा तब बड़ा मजा आएगा, सारे पीसीआर, हर तरह के पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो टीएम की बात ये हो गई। तो टीएम क्या होता है, डिपेंड करता है जीसीटी कंटेंट पे। मैं खुद जब प्राइमर डिजाइन करता था पीएचडी के ड्यूरेशन में, तो उसमें यही देखना रहता था कि जीसी कंटेंट कितना आ रहा है, कहीं से कोई प्लेटू इफेक्ट तो नहीं जनरेट हो जाएगा,
इन तरह की चीजें हैं। अब जिन्हों को प्लेट अब ये देखो जो भी चीजें मुंह से निकलेंगे हर बार समझाते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो कहाँ बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो एडेनिन, मान लिया लिखा हुआ है ये एडेनिन, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना एडेनिन में, ठीक है, ये एडेनिन हो गया। और एडेनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो पता है। कितने बॉन्ड बनते हैं सर? 2 बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बन जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्या है? आपको याद रखना है कि 16, बस केवल 16 याद रखना है। 16 याद रखने से पूरी इंफॉर्मेशन याद होने वाली है, ठीक है। अगर आपको 16 याद हो गया तो 16 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो बना ये 32। और किससे मल्टीप्लाई करा है? 2 से, तो 2 जोड़ भी दो तो बना ये 34। पूरी कहानी समझ में आ गई। एडेनिन का पहला एटम 1 और लास्ट 6, ठीक है। 1 और 6, और इनमें कौन, टी में कौन, तीसरा और चौथा 34। 16 को मल्टीप्लाई 16 2 जा 32 और 2 जा से किया तो 2 जोड़ भी देंगे 34। तो 1 3 और 1 6 और 3 4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। 1 और 3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, 6 और 4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। 6 और 4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ तक? ठीक, यही चीज ग्वानिन में भी होती है। यही सेम केस ग्वानिन में भी हो रहा है। यहां पर भी 1 ध्यान दो और 6 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड बनता है। केवल अंतर यह आता है कि इसमें बीच में एक और बॉन्ड बनता है 2 के बीच में। तो आपने जो 2 जोड़ा था वो 2 इसलिए स्पेशल है क्योंकि 2 के बीच में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जीसी के बीच में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या इसमें रटना पड़ेगा? ये लोग रटते रहते और एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है दिव्यांशु। अब ये बात क्या रटनी पड़ेगी? क्वेश्चन ये बनता है कि ग्वानिन और साइटोसिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो वहां पे कौन कौन एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्वानिन और साइटोसिन में 16 नीचे 32 और बीच में 2 आ जाएगा। 16 32 तो दोनों में सेम है ना। सबको ये बात समझ में आ गई? किसी को रटने लायक लग रहा है क्या कुछ? ठीक है, अब यहां पर भी नहीं रटने लायक है। देखो ये डेटा था, इसको लोग बच्चे रटते हैं भूल जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसी को याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये याद तब रहेगा जब 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 आप पढ़े मेरी ट्रिक जरूर बोल दे। वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिट होता चला जाएगा एक दिन, और वो ट्रिक एकदम से याद आएगी। मैं आपको बताऊं, एक अभी इस बार मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया तो जूलॉजी के पेपर में, हाँ जूलॉजी के पेपर में, बॉटनी का मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, दोनों का दिया था मैंने, मैं दोनों ही देता हूँ। तो उसमें क्वेश्चन आया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से रिलेटेड कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कब इन्वॉल्व होता है। और मैंने खुद की एक ट्रिक बना रखी है, मुझे कुछ नहीं ज्यादा याद आ रहा था। जूलॉजी तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था बिल्कुल। क्या याद था कि मुझे याद था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो था वो डफे, बस मैं डफे बार बार बोलता था। डफे जैसे ही बोला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बोला डफे। डफे क्या है? ये सीक्वेंस है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DABFEH, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड कराते हैं। मुझको तुरंत याद आया कि डी सबसे पहले आता था, डफे, है ना। और ऑप्शन में डी भी था, ए भी था, बी भी था, एफ भी था, चारों ऑप्शन में थे। अब जिनको नहीं याद है वो जो 1 साल 2 साल पहले पढ़े थे वो भूल जाएंगे। और मैं ये चीज मुझे जो है ना, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए। मैं चाहता तो मैं मतलब अगर इस तरह की ट्रिक ना याद रहती, बार बार सबकॉन्शियस माइंड में ना फिट रहती, तो मैं भूल जाता। मुझे तुरंत याद आया कि डी होता है, तुरंत ही डी लगाया और बाद में चेक भी किया तो सही रहा, है ना। तो डाटा को याद रखना भी एक कला है। क्या जीसी वाला क्या भाई? सर मेरा लेफ्ट आउट हो गया है, तो मैम फिर से रिज्वाइन करिए। ठीक है फिर से बता दे रहा हूँ। नहीं अभी तुरंत बता दे रहा हूँ मैम। मैंने क्या बोला है, एडेनिन आपको क्या याद रखना है? 16 याद रखना है बस। आपको मैं यहाँ पे पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके अलावा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मैंने ये बताया है कि ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और एडेनिन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि आप बताइए कि एडेनिन और थाइमीन में जो हाइड्रोजन, अब ये CSIR लेवल का क्वेश्चन बनेगा
बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसमें एडेनिन के कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं और थाइमिन के कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ग्वानिन और साइटोसिन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है। तो इतना लंबा क्वेश्चन बना के लिए मैंने बोला है कि आपको इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के पैटर्न को याद रखने के लिए केवल एक नंबर याद रखना है, वो है 16 नंबर याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, अगर आपको 16 याद हो गया तो आप ये काम कर ले जाओगे। मान लिया ये लिखा हुआ एडेनिन और इसके सामने बैठे हुए हैं कौन, थाइमिन। ठीक है, आपको क्या लिखना है, बस 16 लिख देना है, 16 ठीक, 16 लिख देना। ऐसे ही आप इधर भी लिख सकते हो। क्या लिखना है, ग्वानिन, ये ग्वानिन हो गया और उसके सामने बैठा हुआ है साइटोसिन, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्वेश्चन यही बनेगा कि कहां पर कौन सा आइटम पार्टिसिपेट करेगा। 16 यहाँ लिखा, 16 यहाँ भी लिख लो। ठीक है, 16। अच्छा ध्यान रखना, मैंने एजी लिखा है, मैंने प्यूरिन ऊपर लिख दिया एक साथ। हाँ, अभी एक दिक्कत और भी आएगी। प्यूरिन जो है वो एजी है, एजी प्यूरिन है और टीसी पिरिमिडीन है। हमने प्यूरिन ऊपर लिखा, प्योर चीज पहले लिखेंगे ना, ऐसे याद रखेंगे, प्योर चीज पहले लिखेंगे तो ऊपर प्यूरिन लिखा है, पता चले आप जीसी को 16 बोल दो तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 16 कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि 16 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से तो आता है 32, और यहाँ पे 2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, और इसी 2 को इस पे जोड़ भी दो, इसी 2 को इसमें जोड़ दो तो आएगा 34। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये करोगे ना बार बार तो आपको पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। 32 + 2 34, तो 34 मैंने यहाँ पे लिख दिया 34। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी 34। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड 1 और 3 के बीच में बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड 6 और 4 के बीच में बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड 1 और 3 के बीच में बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड 6 और 4 के बीच में बनेगा। लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है, वो कहाँ होता है, मैंने बोला 2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर भी 2 और 2 इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। दिव्यांशु को नहीं आई थी और मनारा मैम का ब्रेक कर गया था, बोलिए। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं रटना है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग को आगे क्या टॉपिक पढ़ना है, आगे का टॉपिक पढ़ना है फोर्सेस इन डीएनए स्टेबिलिटी। डीएनए स्टेबिलिटी में कौन कौन से फोर्सेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, डीएनए स्टेबिलिटी में कौन कौन से फोर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास देखो तो 9:30 पे छोड़ना चाह रहे थे आज, ठीक है, 10 बजे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, अब आपका जिम्मेदारी होगी कि आप अनसॉल्व्ड ले ले, अनसॉल्व्ड लेकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करने लग जाए। अब तक के लगभग मान के चलिए 30 क्वेश्चंस तक आप करने लायक हो चुके हैं उस वाली अनसॉल्व्ड से। ठीक है, 30 क्वेश्चंस में सीएसआईआर के भी होंगे, डीबीटी के भी होंगे, आईसीएमआर के भी होंगे। क्वेश्चन जब करने लग जाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो और पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, अगर मैं अभी दे दूं और आप एक भी क्वेश्चन ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमको मॉलिक्यूलर नहीं आती, अब दिव्यांशु की कल एक फ्रेंड आई थी, उनको मॉलिक्यूलर कुछ नहीं आ रही थी और वो आज आई भी नहीं, जबकि ये मैं अभी डेमो क्लास ही चला रहा हूँ। जैसे डेमो क्लास के 10 तारीख को मैं डेमो वाला ग्रुप भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि डेमो क्लास खत्म, तब तक के सारे लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे लेक्चर यूट्यूब पे 10 तारीख तक आ जाएंगे, इसके बाद फिर यूट्यूब पे भी क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर मैं अलग अलग से जो भी मेरे वीडियोज रहेंगे, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स के वो डालूंगा, इतना रेगुलर क्लासेस नहीं रहेंगे। तो 10 के तक जिनको अपना सब्सक्रिप्शन पेड वाला लेना होगा वो अपना ले लेंगे, जिनको लग रहा है कि बस इतने में मेरा काम चल जाएगा तो वो उतने से भी संतुष्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो 10 तक तो फ्री चल ही रहा है आप लोगों का, जिनको भी डेमो कराना। आपके जानने वाले भी जो भी बच्चे हैं जो 8 से 10 का टाइम दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि 10 तारीख तक फ्री डेमो चल रहा है, कल डीएनए टोपोलॉजी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उनको पढ़ना है तो आकर पढ़ सकते हैं, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को अनसॉल्व्ड खरीद लेना है, अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है प्लीज वही क्वेश्चन पूछिएगा जो मैंने पढ़ाया है और नहीं आ पा रहा है, उसकी फोटो खींच के भेजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आपको पढ़ाया था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि कर नहीं पा रहे तो उसको कैसे और तरह से समझाया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल, और कल की क्लास